नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीटीआई के सांसद बैरिस्टर अली जाफर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने फैसला किया है कि वो पार्टी के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चुनाव अगले शनिवार यानी 2 दिसंबर को होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बुधवार को सीनियर पुरुष टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान किया है। द्रविड़ के अलावा टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, गेंदबाजी कोच पारस महम्ब्रे, फील्डिंग कोच टी दिलीप सहित सभी सपोर्ट स्टाफ का भी कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। राहुल द्रविड़ समेत सभी सपोर्ट स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट हाल में खत्म हुए विश्व कप तक ही था। उसके बाद इन पदों पर किसे लाया जाएगा, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई झड़पों में 175 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां मई से ही मुर्दाघरों में पड़े 169 पहचाने गए शवों के अंतिम संस्कार को लेकर राज्य सरकार और नागरिक समाज संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पहचाने गए शवों का अगले 7 दिनों के भीतर अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। 3 जजों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम मुर्दाघरों में शवों को हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। हिंसा मई में हुई है। अदालत ने कहा कि मृतक सम्मान के साथ अंतिम विदाई के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि मणिपुर सरकार 81 पहचाने गए पीड़ितों के परिवारों को 4 दिसंबर तक सरकारी चिन्हित स्थल पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति देगी। मणिपुर में मई से ही रुक रुक कर हिंसा हो रही है। मणिपुर में सबसे बड़ा शांति समझौता संपन्न हो गया है। यूएनएलएफ ने अपने हथियार डाल मुख्य धारा में आने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में इस समझौते को हरी झंडी दिखा दी गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर जानकारी भी दी है। उन्होंने इस पूरे समझौते को एक नया अध्याय बताया है। राज्य की स्थिति को देखते हुए ऐतिहासिक बता दिया गया है। बता दें, यूएनएलएफ सबसे पुराना विद्रोही संकट है, जिसने 1964 में स्वतंत्र मणिपुर के लिए अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। उस संगठन के सक्रिय होने के बाद ही कई दूसरे संगठन भी समय के साथ सिर उठाते चले गए। कई जगहों पर दंगे होने लगे, स्थिति बेकाबू सी हो गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों की शेयर कीमतों में आए जोरदार उछाल की बदौलत गौतम अडानी एक बार फिर शीर्ष 20 सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार हो गए। मंगलवार को शेयर बाजार में दर्ज गौतम अडानी की सभी 10 कंपनियों के शेयरों में तेज रैली देखने को मिली। कुछ शेयरों की कीमतों में 20% तक का इजाफा देखने को मिला। इससे ग्रुप की कुल बाजार पूंजी में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक इस रैली की वजह से गौतम अडानी की पूंजी में केवल एक दिन में ही करीब 6.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सभी जगह हम जीतेंगे। सभी जगह का अच्छा रिपोर्ट आ रहा है। मोदी का खेल अब खत्म हो गया है। लालू ने कहा कि 5 राज्यों में भाजपा हार रही है, हम लोग जीत रहे हैं। उत्तराखंड के टनल में फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया है, जो सबसे सुकून वाली बात है। हालांकि एक सवाल जो उठ रहा है, उसको उस सुरंग की लगातार कवरेज करने वाले अजीत राठी भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन टनल में 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन की महाभारत तो खत्म हुई, लेकिन मेरे भीतर एक महाभारत अभी भी चल रही है। पीएमओ से लेकर सीएम तक, केंद्रीय मंत्री, प्रशासन, नौकरशाही, आर्मी, तमाम एजेंसियों ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन नवयुगा नाम की जो कंपनी सुरंग बना रही थी, 17 दिन से वो कहां भूमिगत है। उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी या बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया। लोगों का कहना है कि उस कंपनी को बचाने की किसी भी कोशिश को पत्रकारों को एक्सपोज करना चाहिए, मगर गोदी मीडिया उल्टा सवाल पूछने वालों पर तोहमत जड़ रहा है कि वो अनहोनी की दुआ कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने शुरुआत में छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसका औपचारिक फैसला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया और बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को ये जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि उत्तरकाशी की खबरों की वजह से केंद्र सरकार ने इसका ऐलान मंगलवार को रोक लिया था। सवाल यह है कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी थी, तो बुधवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले 29 नवंबर को इसकी घोषणा सरकार की ओर से फिर से क्यों की गई। यहाँ सवाल चुनाव को प्रभावित करने को लेकर नहीं है,
बल्कि मोदी सरकार की घोषणा लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भी है। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से कम समय बचा है। गरीबों को मुफ्त राशन योजना की घोषणा का समय महत्वपूर्ण है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि साल 2026 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार CAA लागू करके रहेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया और कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोटों से इन हत्याओं का बदला लेगी। बता दें, अमित शाह की रैली से बंगाल में बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कहा जा रहा था कि उसको भी बीजेपी लोकसभा चुनाव के हिसाब से देख रही थी। इसीलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और मोदी के चेहरे पर लड़ी। इन संकेतों के बीच कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से ही फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने बुधवार को कहा कि दक्षिणी राज्य और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए घर की तरह है। बता दें, लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय शेष रहने पर राहुल गांधी ने कहा कि केरल और वायनाड आना उनके लिए काम जैसा नहीं है, ये उनके लिए घर की तरह है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS चीफ मोहन भागवत ने गौ हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू ही गाय को काटने के लिए कसाई को भेजते हैं। उन्होंने फिर सवाल उठाया, हम गाय को माता कहते हैं, गायों को कटने के लिए भेजना क्या एक पुत्र का कर्तव्य है? उन्होंने जवाब भी दिया, नहीं, हम गाय की सेवा करेंगे, हम अपनी गाय को ऐसे नहीं जाने देंगे। कार्यक्रम के दौरान RSS चीफ ने सभी से गौ सेवा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि गाय दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें, नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है। दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी। UGC ने महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर छात्रों को RSS नेता और ABVP के संस्थापक सदस्य दत्ताजी डिडोलकर के जन्म शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रमों में भाग लेने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक UGC ने इस संबंध में 21 नवंबर को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि 7 अगस्त 2024 तक श्रद्धेय दत्ताजी डिडोलकर के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वो युवाओं और छात्रों को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं शिवसेना UBT की युवा शाखा युवा सेना ने UGC के पत्र पर आपत्ति जताई है। युवा सेना के पूर्व मुंबई विश्वविद्यालय सीनियर सदस्य प्रदीप सामंत ने कहा है कि युवा सेना को इस बात पर आपत्ति है कि उच्च शिक्षा की सर्वोच्च नियामक संस्था UGC ने ऐसा पत्र जारी किया है। पत्र को वापस लेने का आग्रह करते हुए सामंत ने कहा, हम जन्म शताब्दी समारोह मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल और RSS को अपने फंड से करना चाहिए। इसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। जब कार्यक्रम नागपुर में होने वाला है तो फिर महाराष्ट्र के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र क्यों जारी किया गया है? गुजरात हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसने कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। इसने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को पूरी तरह से गलत करार दिया। गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध P माई की खंडपीठ ने कहा कि वो ये समझ नहीं पा रही हैं कि मानवीय आवाज अजान ने डेसिबल यानी शोर के स्तर को सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण के स्तर तक कैसे बढ़ा दिया है। अदालत ने मंदिरों में होने वाले आरती जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सवाल पूछे। याचिका बजरंग दल नेता शक्ति सिंह जाला ने दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है और लोगों विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और असुविधा होती है। हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं से पूछा, आपके मंदिर में सुबह की आरती भी ढोल नगाड़ों और संगीत के साथ सुबह 3 बजे शुरू हो जाती है, तो क्या इससे किसी को कोई शोर नहीं होता है? क्या आप कह सकते हैं कि घंटा और घड़ियाल का शोर हमेशा केवल मंदिर परिसर में बना रहता है? क्या मंदिर के बाहर नहीं फैलता है? पीठ ने कहा वो इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगी। अदालत ने कहा ये वर्षों से चली आ रही आस्था और परंपरा है और ये 5-10 मिनट के लिए होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान दिन के अलग अलग घंटों में की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को 2 साल तक दबाए रखने के केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आचरण की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है। पीठ ने पंजाब के राज्यपाल से संबंधित मामले में पारित हालिया फैसले का जिक्र करते हुए कहा, राज्यपाल की शक्ति का उपयोग विधायिका के कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है। सीजेआई ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से पूछा, राज्यपाल 2 साल तक बिलों पर क्यों बैठे हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि कार्यवाहियों के बाद राज्यपाल खान ने एक विधेयक पर सहमति दे दी है, जबकि अन्य 7 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में बुधवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित कर दी है। बता दें, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगे की साजिश में संलिप्तता के आरोप में खालिद के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।